हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हम पढ़ेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन 1 पढ़ेंगे जो है थाइमिन। ठीक है, तो देखते हैं विटामिन बी क्या है। तो विटामिन बी पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, उसके बाद उसमें विटामिन बी तो कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि उसका पूरा समूह हो गया। तो हम एक एक करके पूरा समूह उसका पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, विटामिन बी देखिए, विटामिन बी वसा में अघुलनशील तथा जल में घुलनशील है। और विटामिन बी एक न होकर के कई विटामिन का समूह है जो कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। यह शरीर में जमा नहीं होता है, पानी में घुलकर शरीर से विसर्जित हो जाता है। तो आप लोगों को बताया गया था, मैंने जब विटामिन शुरू किया था तो विटामिन की हिस्ट्री जब पढ़ाई तो मैंने बताया कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? बिस्लरी से मैंने बताया था बी और सी। और मैंने बताया था कीड़ा से क्या मैंने बताया था? के ई और डी ए। यही मैंने बताया था ना कि ये कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, और विटामिन जो जल है ये बिस्लरी यानी कि बी और सी ये जल में घुलनशील है। तो अगर ये पूछता है, आता है कि क्वेश्चन में, तो कि जल में घुलनशील को ये विटामिन बी जल में घुलनशील है या वसा में, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जल में घुलनशील है। ठीक है, अब चलिए हम विटामिन बी 1 पढ़ते हैं। विटामिन बी 1 पढ़ेंगे थायमिन, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, तो देखिए इसमें इसे तंत्रिका शोध रोधी विटामिन एंटी न्यूरोटिक बेरी और एंटी बेरी थायमिन एन्यूरिन व भूख बढ़ाने वाली हैंग्री विटामिन भी कहते हैं। तो ठीक है, भूख बढ़ाने वाला भी कहते हैं। इसकी खोज फंक ने 1911 में बेरी की रोकथाम हेतु की थी। तो इसका क्या क्या नाम है? इसके सूत्र में क्या क्या आएगा? तो विटामिन एंटी न्यूरेटिक, विटामिन बेरी रोधक या एंटी बेरी। ठीक है, थायमिन एन्यूरिन भूख बढ़ाने वाली बीमारी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे हैंग्री विटामिन। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। और अब आगे देखते हैं। ये है विटामिन बी 1 की घुलनशीलता। किसमें घुलती है? पूर्ण घुलनशील, अर्ध घुलनशील, अघुलनशील। पूर्ण तो आप लोग को पता है जल में, अर्ध घुलनशील यानी कि आधा ही अगर घुलेगा तो एल्कोहल में, मतलब नहीं घुलेगा। तो किस में नहीं घुलेगा? एसीटोन में, ईथर में, बेंजीन में और क्लोरोफॉर्म में, इसमें नहीं घुलेगा। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विटामिन बी 1 किस में नहीं घुलता है? तो एसीटोन में, ईथर में, बेंजीन में, ये अगर आप याद रहेगा आपको, तो जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा ना। अगर सही वाला आपको याद है तो पता चल जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, यह थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ये थायमिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और किसके रूप में? पायरोफॉस्फेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट से थायमिन से घनिष्ठ संबंध है। अगर इसकी कमी हुई तो विटामिन ए का अपघटन पूर्ण नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। यह क्या है? यह ब्लड में पायरूविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। पायरूविक एसिड की ऑक्सीडेंटी डी कार्बोक्सिलेंस। ठीक, एमिनो अम्ल के चयापचय में थायमिन को एंजाइम के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है? अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक, यहाँ देखिए अगला पॉइंट हमारा, भोजन में थायमिन की अच्छी मात्रा लेने से भूख बढ़ती है, अतः शरीर की सामान्य वृद्धि में सहायता मिलती है।
अगला पॉइंट क्या है, नाड़ी संस्था के सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में भी सहायक है। और अगर हमारा आपको पढ़ाया हुआ पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। तो विटामिन B1 नष्ट होने के कारण ये कैसे कैसे नष्ट होते हैं, तो यह 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक दाब से नष्ट हो जाते हैं। मीठा सोडा बाइकार्बोनेट के प्रयोग से भी नष्ट हो जाते हैं। तांबे के धातु में से नष्ट हो जाते हैं। मैंने हिस्ट्री में बताया था ना, विटामिन B जो है ये तांबे के बर्तन में नष्ट हो जाते हैं। सही पाक क्रिया के चुनाव न करने से भी ये नष्ट हो जाते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि विटामिन B कैसे नष्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, पकाने के दौरान पानी में घुल जाने के कारण थायमिन 20 से 50% अंश नष्ट हो जाता है। क्या होता है, 20 से 25% नष्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए बेरी क्या है, थायमिन की कमी से मानव एवं पक्षियों में क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है। ठीक, बहुतंत्रिका शोथ रोग उत्पन्न हो जाता है। पक्षियों में इस रोग को एविया पॉलीन्यूराइटिस तथा मानव में बेरी तंत्रिका शोथ कहते हैं। इसमें मुख्यतः नाड़ी संस्था, पाचन संस्था, हृदय एवं रक्त परिवहन संस्था प्रभावित होता है। तो पूछ सकता है कि बेरी में कौन सी संस्था प्रभावित होती है, तो अब क्या बताएंगे, नाड़ी संस्था, पाचन संस्था, हृदय, रक्त और परिवहन संस्था। तो ये अगर दे देगा, इसमें से अगर ये सब दे देगा को नाड़ी दे देगा, ये पाचन, हृदय, रक्त, ये 4 ऑप्शन अगर आपको दे दिया और 3 ऑप्शन ये इसमें से दे दिया, ये और ये एक दूसरा दे दिया, तो आप पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये सब याद रहेगा तभी तो आप लगा पाएंगे कि कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, पहले विटामिन ख़त्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। बेरी देखिए किसमें कैसे कैसे होता है, शुष्क आर्द्र बाल, ठीक। शुष्क वयस्कों में 40 से पहले मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। ये हाथ एवं पैर की नाड़ियों की संवेदनशील शून्य हो जाती हैं, ठीक। और देखिए इसको पहले देख लेते हैं, आर्द्र शुष्क वाला ड्राई, नाड़ियों की संवेदनशील प्रभावित होती है। और क्या है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, मांसपेशियों में सुई जैसी चुभन होती है। और वर्निक्स कर्सा काफ्स सिंड्रोम, यह अत्यधिक मदिरा करने वालों में होता है। क्या होता है, जो ये अत्यधिक मदिरा करने वालों में क्या होता है, वर्निक्स कार्सा काफ्स सिंड्रोम ये होता है, जो अत्यधिक ये दारू शराब की सेवन करते हैं। इसमें नाड़ी संस्था संबंधी विकार और भुलक्कड़ प्रवृत्ति तथा नई बातों को सीखने की ललक समाप्त हो जाती है। ये होता है जो 40 से क्या है कम, 40 से पहले, यानी एज जो है वो वयस्क में होता है 40 साल के पहले। ये अर्ध वाला देख लीजिए, अर्ध वाला क्या है, ये वृद्धों में 40 के बाद होता है। इसमें पाचन संस्था एवं मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, ठीक। और क्या है, ओडेमा यानी पामों में पानी जमा होना एवं सूजन होना। अब यहाँ देख लीजिए बाल, चाइल्ड वाला, चाइल्ड क्या है, 2 से 6 माह के बच्चों में माता के दोषपूर्ण स्वास्थ्य से बच्चों में होता है। यानी कि अगर माता का स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो बच्चों में हो जाएगा, जिसमें हृदय एवं नाड़ी प्रभावित होता है। और यहाँ इसमें 2 पार्ट है, कौन कौन से, ये 2 हैं। ये है कार्डियो वैस्कुलर और है न्यूरोटिक
ठीक, जिसमें सांस लेने से कठिनाई, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये देखिए, नाड़ी संस्था प्रभावित होता है। क्या होता है? नाड़ी संस्था प्रभावित होता है। तो पूछ सकता है कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा, कार्डियोवैस्कुलर और ये न्यूरोटिक टाइप। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए 3 ऑप्शन कोई दूसरा दे दे और एक ऑप्शन ये दे दे कि सही वाला, कि मतलब बच्चों में कौन सी बीमारियाँ होती हैं, या तो दे दे कार्डियोवैस्कुलर या दे दे न्यूरोटिक पाइप। तो आप क्या करेंगे, जब आपको याद रहेगा तो आप सही वाला ट्रिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, संग्रह क्या है। ये संग्रहित कहाँ होता है? यह जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाता है। अर्थात हमें प्रतिदिन आहार में विटामिन B1 शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विटामिन B1 हमें डेली सेवन करना चाहिए। स्रोत इसके क्या है? कार्बोज, प्रोटीन युक्त आहार, ईस्ट, अंकुरित अनाज, बिना पॉलिश किए चावल, अनाजों की ऊपरी परत, चोकर आदि। जो क्या है, जो आप लोग आटा देखे हैं ना, आटा, हाँ, तो उसमें जो चोकर निकलता है उसी को। ये देखिए इसकी अधिकता क्या है। विटामिन B1 की अधिकता क्या है? पसीना आना, घबराहट, बेचैनी, बेहोशी, इलाज ना होने पर मृत्यु। अगर इसकी अधिकता हो गई तो आपको पसीना आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बेहोशी होगी, इलाज नहीं होने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और हमने हर वीडियो में आपको यही बताया कि ये मेरे ही नोट्स हैं, मैं अपने नोट से ही खुद पढ़ाती हूँ। तो आप लोग चाहिए अगर आप लोग तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट अच्छे से नोट भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारा हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारा नोट्स आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में विटामिन B2 के साथ।